हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर लाइट के फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला आता है बच्चों मिरर फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा होता है? मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों ये क्या होता है हमारा? ये है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड इमेज ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जरा इस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। कि ये हमारी फोकल लेंथ है, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो जरा इसको समझ लेते हैं। ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। ये वाला हो गया हमारा कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये बच्चों हमारा है कॉनकेव मिरर। यहाँ बारीकी से समझते रहेंगे और पैरामीटर हम लिखते रहेंगे। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले आती है हमारी फोकल लेंथ। तो अगर मैं कॉनकेव की फोकल लेंथ की बात करूं तो बच्चों ये देखो, ये हमारा कन्वर्जिंग होता है, इन्फिनिटी से आएंगी तो ये यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा। यानी ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है, यहाँ पे मुझे फोकस मिला तो ये लेफ्ट साइड में मिला, तो यानी इसकी फोकल लेंथ बच्चों नेगेटिव होती है। अगर मैं इसको देखूं तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसकी जो रेज होंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी और इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। ये वर्चुअली मीट करेंगी बैक साइड में, यानी एग्जैक्टली मीट नहीं करेंगी, ये वर्चुअली मीट करेंगी, यानी एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी है। तो इसलिए हम इनको राइट साइड में मानते हैं कि ये यहां से जनरेट होकर आती है। तो कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि राइट साइड में मीट करती है। अब देखो जो u होता है वो कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो उसके लिए हमेशा नेगेटिव होता है। u हो गया इनके लिए नेगेटिव। अब बात आती है v। तो v का हमारा स्पेशल केस होता है कि v डिपेंड करता है कि हमारी इमेज कहां बन रही है। तो सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगा, उसके पहले 5 केस यानी लास्ट वाला छोड़ के, जिसमें हम इमेज फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, वो केस छोड़ के बाकी सब में उसमें रियल इमेज बनती है। तो जितनी भी रियल बनेगी कॉनकेव में वो लेफ्ट साइड बनेगी, क्योंकि राइट साइड तो हमारा इसका सरफेस ये पॉलिश्ड है, तो यहाँ पे तो स्क्रीन हम ले जा नहीं सकते। तो सारे केस में जो जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो लेफ्ट में बनेगी, यानी v जो होता है नेगेटिव होता है। किसके लिए? रियल इमेज के लिए। रियल इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड। समझ आई बात? तो ये रियल इमेज के लिए हमारा कैसा होता है? नेगेटिव। और जो v है हमारा वो पॉजिटिव होता है। किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ रहते हैं। सेम टू सेम कंडीशन है हमारी कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स में अगर हमारी लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी तो v हमारा नेगेटिव होगा, और राइट साइड में बनेगी यानी बिहाइंड द मिरर तो हमारा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन कॉन्वेक्स में कभी भी इमेज लेफ्ट साइड नहीं बनती है। उसके दो केस होते हैं, इन्फिनिटी वाला और इन्फिनिटी से पहले कहीं भी रख दो, दोनों केस में वो बिहाइंड द मिरर ही बनती है। तो इसलिए हमेशा इसमें भी बच्चों कैसा आता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आता है तो ऑलवेज इमेज कैसी होती है इसमें? वर्चुअल और इरेक्ट। हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट। यानी कॉनकेव में दोनों टाइप की इमेज बन सकती है, कॉन्वेक्स में केवल एक ही टाइप की इमेज बनती है। अब हमने ये फॉर्मूला एफ यू वी के रेस्पेक्ट में पूरी तरीके से स्टडी कर लिया। अब बात आती है एक सेकंड फॉर्मूला, जो सबसे छोटा सा ही फॉर्मूला है, कभी कभी यूज हो जाता है कि वो हमें क्वेश्चन में फोकल लेंथ न देके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है, तो हम उसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मैं फिर भी सारे फॉर्मूला कवर कर रहा हूं, तो हर एक छोटा छोटा फॉर्मूला भी मैं आपका कवर करूंगा। अब आ जाता है नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आता है हमारा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन का जो बच्चों डेफिनेशन होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो मैग्निफिकेशन होती है बच्चों सबसे पहले कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशो होता है। क्लियर है बात? अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है m का माइनस v अपॉन u। ये मिरर के केस में होता है। अब जरा इस फॉर्मूला को भी बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं कि m कैसे रोल प्ले करता है। अब देखो अगर मैं रियल इमेज की बात करूं, किसकी बात करता हूं मैं? रियल की।
रियल इमेज के केस में क्या होता है। तो जब भी आप रियल इमेज देखेंगे मिरर के केस में, केवल ये मिरर का फॉर्मूला और मिरर के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, तो जब भी रियल इमेज बनेगी दोनों मिरर में आप देख लीजिए वो लेफ्ट साइड बनेगी, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, यानी उसके लिए u कैसा होगा, नेगेटिव, सॉरी v कैसा होगा, नेगेटिव। और u हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों, u कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ये मैंने पहले लिख दिया। और ये किसके लिए, रियल के लिए, यहां मैंने लिख भी दिया रियल में। तो जब मैं u और v यहां पे पुट करूंगा तो दोनों नेगेटिव है, v भी और u भी, दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूले का माइनस बचेगा, यानी m नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी रियल इमेज के केस में तीनों नेगेटिव होंगे मिरर के केस में। अब आ जाता है वर्चुअल के लिए इनका क्या रोल है, वर्चुअल के लिए भी देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी तो बच्चों को राइट साइड बनेगी, यानी v जो होगा वो बच्चों हमारा पॉजिटिव होगा, u क्या होगा हमारा ऑलवेज नेगेटिव। जब मैं इन दोनों को पुट करूंगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो u का जो नेगेटिव है वो फॉर्मूले वाले नेगेटिव से मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन हमारा प्लस आ जाएगा। तो वर्चुअल के केस में हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है। अब ये मैग्निफिकेशन को एक तरीके से और समझना है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डेनोमिनेटर से, तो ये क्वांटिटी हमारी 1 से बड़ी आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 4/3 ले लेता हूं, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 बन जा 3, 1 टाइम्स तो चला गया, यानी 1 से बड़ी आएगी जो भी वैल्यू आएगी। जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाता है, यानी m 1 से बड़ा होता है, अगर m, ऊपर लिखता हूं इसको, अगर m ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, तो इमेज कैसी होगी बच्चों, एनलार्ज, यानी उस केस में हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी, इमेज की ज्यादा हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की कम होगी, तो इसलिए m ग्रेटर देन पे वो एनलार्ज बनेगी। और अगर m लेस देन 1 होगा तो वो कैसी बनेगी, डिमिनिशेस। बस कंडीशन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें वैल्यू देखेंगे आप, इसकी वैल्यू देखेंगे, जो माइनस का साइन आएगा उससे उसको 1 से लेस देन नहीं मानना है। यानी सपोज दैट मेरा m नेगेटिव आ गया, तो ये वाला जो नेगेटिव है इसकी वजह से आप उसको 1 से लेस देन मत ले लेना, ये नेगेटिव साइन नहीं, केवल आपको उसका मैग्नीट्यूड देखना है। 4/3 है, 3/2 है, ऐसा कुछ भी है तो आपको केवल मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड अगर 1 से कम है तो इमेज डिमिनिशेस बनेगी, यानी छोटी बनेगी, और अगर मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो एनलार्ज बनेगी। नेक्स्ट केस कि कई क्वेश्चंस में वो हमें दे देता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन दे देता है, v और u हमें हर क्वेश्चन में पता होंगे या हमें फाइंड करने होंगे, ठीक है, तो वो हमसे हाइट ऑफ इमेज पूछ लेता है या साइज ऑफ इमेज पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल रख देना है। कैसे इक्वल रखेंगे, यहां से मैं ऐसे कर देता हूं, जो मैग्निफिकेशन का लिखा था मैं मैग्निफिकेशन ये ले लेता हूं -v/u, और यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तीनों की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पुट कर देंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हम फाइंड कर लेंगे। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो केवल 3 तरीके से यूज हो सकता है। एक तो तुम उससे नेचर बता सकते हो, दूसरी बात उससे एनलार्ज और डिमिनिशेस बता सकते हो, और अगर हम तीसरा पॉइंट कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो आप हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हो। तो ये मिरर के फॉर्मूला थे, ये कंप्लीट हो गए। ये था हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट। किसका पार्ट था, रिफ्लेक्शन का। अब मैं इसके बाद चलता हूं रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूलाज पे। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूलाज पे। रिफ्रैक्शन का मतलब है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो वहां पे एक सबसे फर्स्ट टर्म यूज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेसिकली कि अगर मैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं किसी अदर मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो इसको डिनोट, ये जो हमारा रिटन जो है ये हमारा लिखा हुआ है, इसका मीन क्या है, ये जो जिससे हम डिनोट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरा मीडियम 1 है और ये है हमारा मीडियम 2। अब लाइट क्या है, जब भी हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइट जो जा रही है वो 1 से 2 मीडियम में जा रही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये इसका मीनिंग है एक्चुअल में लिखा। जब भी 1 से 2 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अच्छा, अब जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं ये बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये मेरे को दिया हुआ है। सपोज दैट ये मेरे को 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट किस में जा रही है, एयर टू ग्लास। यानी अगर मैं इसका अलग डायग्राम बनाऊं, ये एयर है और ये ग्लास है, तो यानी लाइट ऐसे करके जा रही है, इसका मतलब ये है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या होगा, ये मेरे को 3/2 दिया है, इसको जरा हम दोबारा भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला ये होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये मेरे को कितना लाइट किया था मैंने, 3/2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे उसकी स्पीड हमेशा डिनोमिनेटर में होगी, यानी नीचे होगी, ठीक है। अगर मेरे को खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो उसको हम एयर के रेस्पेक्ट में लेट करते हैं। जैसे मेरे को ये बोल दे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2, यही वाला ले लिया मैंने क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में 3/2 होता है। तो ये मेरे को खाली दे दिया। अब इसमें ये नहीं दिया किसके रेस्पेक्ट में दिया है, तो मुझे ऑटोमेटिकली ये मान लेना है कि ये किसके रेस्पेक्ट में दिया है, एयर के रेस्पेक्ट में। तो एक्चुअल में ऊपर लिखा हुआ और ये वाला लिखा हुआ एक ही बात है। अब वो मेरे से ये पूछ ले कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इनटू द ग्लास, क्योंकि एयर में तो मुझे पता ही होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ तो मैं कैसे करूंगा, अगर मेरे को ये फॉर्मूला पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू ग्लास इज इक्वल टू 3/2। ये वैल्यू मेरे को पता होती है। एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸। एयर या वैक्यूम की सेम लेते हैं हम, स्पीड ये हो गया 3/2। तो मेरे को यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ग्लास निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 3 से 3 कैंसिल कर दो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ग्लास कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करेंगे उसकी वेलोसिटी नीचे आएगी। अब जैसे हम और क्वेश्चन इसका करके देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। अब देखो, सपोज दैट मेरे को ये दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब सपोज दैट मेरे को ये दे देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर मेरे को ये निकालना पड़ जाए तो क्या आएगा मेरा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द एयर। उल्टा हो गया, बस वही चीज, ठीक है। तो यानी बाद वाला जो लिखा रहता है उसकी वेलोसिटी ऊपर और जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले उसकी वेलोसिटी नीचे। इन दोनों इक्वेशन को जरा आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करो VA अपॉन VG इनटू VG अपॉन VA, ठीक है। अब ये VA से VA कैंसिल, VG से VG कैंसिल, यहां आ गया बच्चों 1। ये मल्टीप्लाई में है तो किसी भी एक को मैं इधर ले जा सकता हूं। तो रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यानी अगर मीडियम को आपस में चेंज कर देता है वो, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेसिप्रोकल कर देना। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी अगर मेरे को ये दिया हुआ है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है और इसका उल्टा पूछने लग जाए कि बच्चों मुझे ये बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी ये वाला पूछने लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1/NGA। और NGA मेरे को कितना दिया होगा 3/2। तो जब मैं इसको वैल्यू रखूंगा 1/3/2
तो ये आंसर आ जाएगा 2/3। तो यानी जब भी मीडियम को वो आपस में एक्सचेंज कर दे तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, अब एक तरीके का क्वेश्चन हम इसमें और देखते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब सपोज दैट मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 3/2 और मेरे को दूसरी चीज दी हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है मेरे को 4/3। क्लियर है बात? तो अब एक बात बताओ कि अगर मैं इसको फॉर्मूला लगाता हूं ये वाला v1/v2 वाला, तो सबसे पहले क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द वाटर, यही तो लगेगा फॉर्मूला। अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, इनको चेंज करके लिख लो, इनको चेंज करके लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द वाटर, ये दिया हुआ था मेरे को 4/3। अब वो मेरे से क्या पूछ लेता है, वो मेरे से ये पूछ ले कि ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये बताओ ये कितना होगा। ठीक है, अब देखो कोई सा भी रेसिप्रोकल नहीं दिया हुआ, ये भी एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और ये भी एयर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मुझे फाइंड करना है, आप उसका फॉर्मूला लिखो कि आपको जरूरत किस चीज की है। तो अगर इसको मैं वेलोसिटी की टर्म्स में फॉर्मूला लिखता हूं तो मेरे को जरूरत है वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द ग्लास, यही तो मतलब है इसका। तो यानी मेरे को फाइंड करना है एक्चुअल में VW/VG। तो देखो अब यहां से हम फाइंड करेंगे, तो देखो मेरे को VW ऊपर चाहिए और VG नीचे चाहिए। तो देखो VG तो नीचे है वेलोसिटी ऑफ ग्लास, इस वाली इक्वेशन को आप पलट के लिख दो, इस वाली इक्वेशन को आप पलट के लिख दो। तो जरा मैं इस वाले को पलट के लिखता हूं तो ये हो जाएगा VW/VA इज इक्वल टू 3/4। तो ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, ये वाली केवल यहां से यहां तक जो मैंने बॉक्स में रखी है, ये इक्वेशन होगी मेरी सेकंड। ठीक है, अब जरा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा VA/VG इंटू VW/VA इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, VA से VA कैंसिल, तो ये आ गया VW/VG इज इक्वल टू हो जाएगा 9/8। देखो यही मेरे को फाइंड करना था। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आ गया हमारा। अगर वो इसका उल्टा पूछता है कि बच्चों ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको ही रेसिप्रोकल कर देंगे। मैंने बताया था कि अगर वो मीडियम एक्सचेंज कर दे, मीडियम को केवल आपस में बदल दे, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेसिप्रोकल कर देंगे। दूसरी बात, एक चीज और मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले भी बताई थी फिर बता रहा हूं। जैसे ये लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी लाइट कहां जा रही है, वाटर से ग्लास में। किसमें जा रही है, वाटर से ग्लास में। इस वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी लाइट कैसे जा रही है, ग्लास से वाटर में। तो मुझे लगता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो डेंसली मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, यानी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी ये जितना ज्यादा होगा मीडियम का, वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। ये ध्यान रखना, कई बार 3-4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है वो, और ये पूछता है कि लाइट की स्लोएस्ट स्पीड किसमें होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, यानी 1.4 में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी और 1.1 में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और पूछता है कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम या अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम, ये दोनों एक ही बात है। जब अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन बोले या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले, दोनों एक ही बात है। वो क्या होता है कि जितना हमारा डेंस मीडियम होता है उतना ही ज्यादा होता है, यानी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। इन दोनों चीज को आप ध्यान से नोट कर लें कि जो रिफ्रैक्शन पूछेगा तो रिफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी जितना ज्यादा डेंस मीडियम उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, या डेविएशन ऑफ लाइट होगा। तो यानी इस वाले में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इसमें सबसे कम होगा।
और वेलोसिटी, लाइट की जो वेलोसिटी है वो रिवर्स होती है। जो डेंसर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लोएस्ट होगी यानी कम होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने अच्छे से कंप्लीट हुआ है कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने लेंस फॉर्मूला पे। अब शुरू करते हैं बच्चों अपने लेंस फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कर लिया था, अब आता है नंबर 5th फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। क्या आता है हमारा? लेंस फॉर्मूला। वैसे तो ये वीडियो फॉर्मूले की है, बट आपके सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। और इसकी डिटेल वीडियो, जिसको लाइट चैप्टर के फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन देखना हो तो वो आप मेरे चैनल पे स्क्रॉल कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से लाइट कराया है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ना लेके वो क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं है, जो एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किए। तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आ जाते हैं हम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? हमारा 1/f = 1/v - 1/u। अब हमारे लेंस दो तरह के होते हैं जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। तो जल्दी से इनको बनाते हैं और यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये बच्चों कॉन्वेक्स मैंने बना दिया और ये मैंने लेंस बना दिया कॉनकेव। तो जल्दी से आप खुद ही बता देंगे। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है तो देखो ये हमारी फोकल लेंथ जो होगी इसकी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी इसके केस में फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसके केस में देखो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है तो इसकी फोकल लेंथ ऐसे लगता है जैसे बैक साइड में ये नेगेटिव हो जाएगी। हमारी फोकल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? नेगेटिव। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल में ध्यान रखने का। कई बार क्या होता है वो फोकल लेंथ में साइन नहीं देता तो हम उसको पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। साइन नहीं देता तो इसका मतलब उसने क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। अब अगर वो कॉनकेव लेंस का केस है तो वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा न्यूमेरिकल गलत। ठीक है, अब देखो U क्या होता है बच्चों? हमेशा नेगेटिव होता है कोई सा भी लेंस हो तो U हमारा नेगेटिव हो गया। अब बात आ जाती है कि V क्या होगा? तो V के हमारे दो केस होते हैं। कॉन्वेक्स में दोनों तरह की इमेज बनती है। तो कॉन्वेक्स में केवल एक केस होता है जब वर्चुअल बनती है, वरना हर केस में रियल इमेज बनती है। तो जब भी इसमें लेंस में रियल इमेज बनेगी तो वो राइट साइड बनेगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे मैं स्क्रीन लगा सकता हूँ। तो रियल इमेज के लिए भी हमेशा पॉजिटिव होता है। किसके लिए? रियल इमेज के लिए, जो कि कैसी होगी बच्चों? इन्वर्टेड भी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और इसका एक केस होता है, वो केस कौन सा होता है उसको आप ध्यान रख लो। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम इमेज रख देते हैं तो वो हमारी वर्चुअल बनाता है। तो उस केस में हमारा जो V है वो नेगेटिव है, यानी सेम साइड ही इमेज बनती है। तो वो सिर्फ एक ही केस है, उसमें बनती है इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट। मैं बोल रहा हूं आप उसको लिख लीजिए कब बनती है? जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं। यानी अगर मेरा प्रिंसिपल फोकस इधर है और ऑप्टिकल सेंटर ये है, इसके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो हमारी जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड ही बनेगी। बाकी अगर आप फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे, और फोकस के इधर चलते चले जाएंगे तो सारी इमेज इधर ही बनेगी। वो अलग वो थ्योरी का पार्ट है, वो मैंने इसमें कवर नहीं किया है। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो चुका है। अब बात आ जाती है कॉनकेव के लिए। कॉनकेव में कभी भी हमारी रियल इमेज नहीं बनती, हमेशा वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल के लिए कैसी बनेगी? V हमारा कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो कैसी बनेगी हमारी इमेज? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला हमने अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद आ जाता है इसी का मैग्निफिकेशन, कि भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन मैंने पहले ही बताया था कि डेफिनेशन की फॉर्म में ये होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसको V और U की टर्म्स में देखूं तो ये होता है V अपॉन U, और यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव। और मिरर में क्या होता है? ये नेगेटिव। लेंस में पॉजिटिव होता है। अब जरा हम इसके M के केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रियल इमेज के लिए, तो अभी देखो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया था। दोनों लेंसेज के बारे में दोबारा से करते हैं कि देखो U क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, और अगर मैं V की बात करूं
तो देखो रियल, इसके लिए वर्चुअल इमेज, रियल इमेज के लिए हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें रियल इमेज बनती नहीं है, तो रियल के लिए भी हमारा हो गया पॉजिटिव। अब देखो जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा इसमें v अपॉन u में, तो u तो नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, किसके लिए, रियल इमेज के लिए, तो m कैसा आएगा, नेगेटिव। ये मिरर वाले केस से उल्टा आता है। तो ये कंडीशन बच्चों किसके लिए है, रियल इमेज के लिए। अब मैं जरा वर्चुअल के लिए लिखता हूँ कि वर्चुअल इमेज के लिए क्या कंडीशन बनेगी। वर्चुअल इमेज के लिए हमें पता है कि वो लेफ्ट साइड ही बनेगी वर्चुअल, तो वर्चुअल u हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक है, और v इधर बनेगी तो नेगेटिव होगी वर्चुअल, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो m मेरा कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों जो u और v है वो अपने माइनस को कैंसिल कर लेंगे और m क्या आ जाएगा मेरा पॉजिटिव। कौन सी इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। क्लियर है ये बात। अब बात आती है मैग्निफिकेशन, जो मैंने मिरर में कवर किया था सेम टू सेम वही है कि m जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो होता है। अगर ये 1 से कम आता है, 1 से कम आता है तो डिमिनिश्ड बनती है, डिमिनिश्ड बनती है इमेज, और अगर ये 1 से ग्रेटर आता है तो वो एनलार्ज बनती है। आपको m का साइन नहीं देखना है, जो नेगेटिव आएगा उसको नहीं देखना है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 से कंपेयर करना होता है। तो ये लेंस का मैंने आपको मैग्निफिकेशन बता दिया, आपको साइज भी देखना बता दिया। अगर आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप इस पेयर को यूज करेंगे, u और v आपको गिवन होगा, नहीं दिया होगा तो हम v फाइंड करते हैं, u डेफिनेटली गिवन होगा, तो u और v आपको पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपको देगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लेंगे। देखो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो नहीं देता है तो केवल हम मैग्निफिकेशन तक निकाल के छोड़ देते हैं। अगर वो 1 से बड़ा आता है तो लिख देते हैं एनलार्ज, और 1 से छोटा आता है तो लिख देंगे डिमिनिश्ड। लेकिन अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हाइट ऑफ इमेज बताना बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं हम अपने लाइट के ही नेक्स्ट चैप्टर पे, पावर के फॉर्मूलाज पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, क्या आ जाता है हमारा 5, 6, 7। तो पावर ऑफ लेंस, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। बट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी मीटर में होती है, फोकल लेंथ इन मीटर, ये ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में आप पुट नहीं करेंगे। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है। अब जैसे मेरे से वो पूछने लग जाए फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2, तो जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ माइनस होती है, अभी हमने डिस्कस करा -1। अब ये पावर पूछने लग जाए तो पावर कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ दे रखी है हमें -2 और मीटर दे दिया हमें, ठीक है। तो जरा इसमें हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/-2 कर देंगे तो -0.5d। अच्छा मैं एक बात आपको बताना भूल गया, जो पावर की यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। इसमें पावर की जो यूनिट होती है लेंस की वो डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर नहीं है, ये हमारी लेंस की पावर है, डायोप्टर। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी पावर होती है वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, जो लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ आपस में ऐड नहीं होती है, इस बात का ध्यान देंगे। सपोज दैट मेरे को 2 लेंस दिए हुए हैं, मेरे को क्या दिए हुए हैं, 2 लेंस दिए हुए हैं। पहले की पावर मेरे को दी हुई है 3.5 और दूसरे की पावर दी हुई है मेरे को -2.5, ये डायोप्टर में दी हुई है। अब कहे कि इन दोनों को कंबाइन करके जो फोकल लेंथ है वो बताओ, तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे और फिर उनको आपस में प्लस कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी कंबाइन पावर देखनी है। तो कंबाइन पावर हो जाएगी P1 प्लस P2। आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, P1 है 3.5 और ये है प्लस करूंगा -2.5, तो बच्चों कितना आएगा 1, यानी कंबाइन पावर कितनी आई है मेरे पास 1। अब जरा फोकल लेंथ निकालते हैं, तो फोकल लेंथ हो जाती है 1/पावर। देखो इस फॉर्मूला को आपको ट्रांसपोजिशन भी करना है, जितने फॉर्मूले आपको ट्रांसपोजिशन करना जरूर आना चाहिए, यानी जितने भी अननोन होंगे उसमें से वो किसी एक की वैल्यू कम देगा।
तो बाकी को हम ट्रांसपोजिशन करके निकाल लेंगे। तो मैंने f को इधर मल्टीप्लाई करा, p इधर डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया 1/p। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 पावर कितनी आई है 1, तो फोकल लेंथ बच्चों आ गई हमारी 1। लेकिन ये जो 1 आया मैंने अभी बताया इस फॉर्मूला से जो अगर हम f फाइंड करेंगे तो वो हमारा मीटर में आएगा, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, f = 100 सेंटीमीटर। अगर आप 1 मीटर में भी आंसर देते हो तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि पहले मैं फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ निकाल लूं, कैसे, यहाँ पे लगा देंगे f1 = 1/p1, तो 1/p1 जरा लगाना 1/3.5, ठीक है, और ये किस में आएगा मेरा सेंटीमीटर में, तो 100 मीटर में आएगा, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से डेसिमल लगा के लगा दिया, 5 2 10 और 5 7 35, यानी ये आ गया हमारा 200/7, ठीक है। अब जरा इसको करना, 7 2 14, 6 7 8 56 बचेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा 447, 5 कितना हो जाएगा हमारा 35, और फिर कितना बचेगा 7 7 39, ये आया, इतने सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब जरा इसकी फोकल लेंथ निकालो, f2 कितना हो जाएगा 1/p2, यानी 1/2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर में बनाने के लिए डेसिमल हटाया 0, 25 4 यानी ये कितना आ गया हमारा 40, और वो भी कैसा, नेगेटिव। कैसा आया मेरे पास, नेगेटिव का, क्योंकि पावर कैसी थी, नेगेटिव। अब जरा इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या मेरा 100 सेंटीमीटर आंसर आएगा, नहीं आएगा, गलत आएगा। 40 में से 28.57 माइनस कर दो, क्योंकि एक की फोकल लेंथ प्लस 28.57 आई थी और दूसरे की आई है -40 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा ये हो जाएगा 34.11, तो ये आ जाएगी माइनस का 11.43। तो देखो फोकल लेंथ बिल्कुल डिफरेंट आई है। तो जब भी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दिया हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पावर को कंबाइन करना है, पहले एक कॉमन पावर बनानी है ऐड करके, और फिर उसके बाद उससे फोकल लेंथ निकालनी है। कई बार क्या होता है दो लेंसेज की फोकल लेंथ दे देगा और वो कहेगा अगर हम उनको कंबाइन यूज कर रहे हैं तो फोकल लेंथ कितनी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों लेंसेज को पावर में कन्वर्ट करना है। अगर फोकल लेंथ एक की हमें, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं 15 और दूसरे की दे देता है -10, तो वो कह रहा है कि अगर इन दोनों लेंसेज को हम एक साथ यूज कर रहे हैं कंबाइन करके तो कंबाइन फोकल लेंथ क्या होगी। तो आपको क्या करना है, पहले इसको पावर में कन्वर्ट करना है, P = 1/f रख के, फिर इसको भी पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और पावर को फिर ऐड करना है। जो पावर ऐड होके आएगी फिर उससे हमें फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। ध्यान ये रखेंगे जब इस 15 सेंटीमीटर को यहाँ पे रखेंगे तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं चलो इसको कर ही देता हूँ कि ये फोकल लेंथ 15 है, तो यहाँ से अगर मैं इसको पावर में बनाना चाहूँ तो पावर में कितना हो जाएगा, पहले 100 से डिवाइड कर दिया तो अब ये मीटर में हो गया, यहाँ पे भी 100 से डिवाइड में कर दिया तो ये मीटर में हो गया। अब जब मैं इसे रखूंगा 1/f रखूंगा तो 15 100 ऊपर चला जाएगा। फिर दूसरे की पावर निकालू मैं P1 P2 निकालू तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/10 नीचे हो जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब जरा मैं अगर इनको सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड करने के बाद मेरा एक कंबाइन P आ जाएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी कंबाइन की फोकल लेंथ आ जाएगी। यानी अगर मैं एक लाइन में इसे समराइज करूं कि फोकल लेंथ आपस में डायरेक्टली प्लस नहीं होती हैं। अगर दो लेंस एक साथ यूज हो रहे हैं तो आप उनकी फोकल लेंथ को डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते, पहले आपको उन्हें पावर में कन्वर्ट करना है, उनकी पावर को कंबाइन करना है, और फिर जब वो कंबाइन पावर आ जाएगी तो आपको उससे कंबाइन फोकल लेंथ निकाल लेनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अब जो हमारे फॉर्मूला आते हैं वो आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम नंबर 1 से ही शुरू करते हैं फॉर्मूला को। सबसे पहले फॉर्मूला आता है I = Q/T। इसमें जो Q है वो है चार्ज, क्या है वो हमारा चार्ज, और T क्या है हमारा टाइम, T क्या है हमारा टाइम। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये है, यानी I जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम।
नंबर सेकंड फार्मूला आता है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि वर्क डन बाय अ यूनिट टाइम बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, यूनिट टाइम नहीं, यूनिट चार्ज। तो ये हो गया W से वर्क डन, यानी ये जूल में होता है, इसको एनर्जी भी ले सकते हैं। और Q हो गया हमारा चार्ज। दो पॉइंट के बीच में अगर मेरे को वोल्टेज डिफरेंस बताना है तो वो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है तो वो हमारा क्या होता है, वोल्टेज। नंबर थर्ड फार्मूला आता है हमारा, थर्ड फार्मूला होता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसमें V है हमारा वोल्टेज, I है हमारा करंट, R है हमारा रेजिस्टेंस। नंबर फोर्थ फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। रो जो होती है वो मेटल की या हमारे जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी होती है। लेंथ क्या है, L क्या है लेंथ, यानी लेंथ ऑफ वायर, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अगर मटेरियल सेम रहता है तो रो हमेशा सेम रहेगा। और लेंथ पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो सामने से दिखता है, अगर आप एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा आर का फॉर्मूला है। नंबर फिफ्थ फॉर्मूला आता है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालने हो तो वो डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं कितने भी रेजिस्टेंस हो। नंबर 6 फॉर्मूला, अगर मेरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो वो होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हम उनको ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है हीट का बोलना चाहिए या एनर्जी का बोलना चाहिए, दोनों ही एक बात है, तो हम उसको निकालते हैं। उससे पहले हम पावर का फॉर्मूला निकालते हैं। तो 7 फॉर्मूला में हल्का सा ड्राइव कर देता हूं। तो जो पावर होती है बच्चों वो होती है हमारी वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, और जो वर्क डन है वो मैं यहां से निकाल सकता हूं, वर्क डन Q को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा VQ। तो ये हो जाएगा हमारा W की जगह रख दिया मैंने VQ और T मेरा पहले से ही है, और Q अपॉन T को लिख सकता हूं मैं बच्चों फर्स्ट फॉर्मूले से I, तो मेरा ये हो जाएगा VI। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में वो ये होता है P इज इक्वल टू VI। ये मेरा 7th फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां से इसको अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को I नहीं दिया हुआ, V और R दिए हुए हैं, तो आप I को यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, यानी R को इधर ले जाओगे, I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R। तो यहाँ पे अगर मैं V अपॉन R रख दूं तो एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। लेकिन हमें इन फॉर्मूलों की सबको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी जो भी फॉर्मूले बनेंगे उन्हें हम ट्रांसपोजिशन की हेल्प से खुद बना लेंगे। तो पावर का फॉर्मूला होता है VIT। अब आ जाते हैं एनर्जी के फॉर्मूले पे या हीट के फॉर्मूले पे, एक ही बात होती है। तो यहां से मैंने ये देखा कि ये जो पावर होती है ये VI आ गई, और पावर हमारी W अपॉन T भी होती है। तो W अपॉन T इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों VI, और W को ही हम हीट कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, वर्क कहते हैं, W को ही कहते हैं। तो W जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा VIT, और इसी को हीट बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है बच्चों जूल। ये हमारा 8th फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम बदल के देख सकते हैं। जैसे I अगर मेरे को नहीं दिया है तो I की जगह मैं क्या रख दूंगा V अपॉन R, V अपॉन R रख दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT। V स्क्वायर अपॉन RT मैंने केवल एक बना के दिखाया है। अगर आपको V नहीं दिया तो V की जगह आप IR रख सकते हो, तब क्या बन जाएगा ये I स्क्वायर RT, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला हीट का यही है VIT। ठीक है, इसके बाद हम इसी के कुछ फॉर्मूले पे चलते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाता है नेक्स्ट फॉर्मूला, आ जाता है हमारा
1 कमर्शियल यूनिट, अगर यूनिट को एनर्जी में और एनर्जी को यूनिट में बदलते हैं तो कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होता है। तो सबसे पहले जो 1 कमर्शियल यूनिट होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसका मीन क्या होता है। 1 कमर्शियल यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और जो हमारा जूल होता है यानी जो एनर्जी होती है, वो जूल क्या होता है हमारा, अभी हमने जो निकाला था वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा क्या होता है P इंटू टी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बताया था जो पावर होती है वो होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो टी को इधर ले जाऊंगा तो W आ जाएगा मेरा P इंटू टी। तो W को अगर मैं देखूं, पावर होती है वॉट और टाइम होता है सेकेंड। ठीक है, तो अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है 1 यानी यूनिट को, यानी 1 यूनिट को देखना है कि जूल में कितनी एनर्जी होती है, तो इसको वाट इंटू सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना होगा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 आवर में अगर हम उसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 इंटू 60। तो बच्चों अब ये हो गया वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 6 36 और 10 की पावर है 5 और ये आ गया बच्चों वाट इंटू सेकेंड, और इसको जूल भी बोलते हैं। तो इसलिए 3.6 इंटू 10⁻⁶। मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और एक 10 की पावर यहाँ इंक्रीज कर दी। तो बच्चों ये हो गया हमारा जूल, और यही हमारा 1 यूनिट का एनर्जी के साथ रिलेशन होता है। यानी 1 यूनिट का मतलब 1 कमर्शियल यूनिट है। अगर सपोज दैट मेरा 200 यूनिट का बिल आता है तो 1 यूनिट में इतनी एनर्जी यूज हो गई, तो 200 में कितनी होगी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सपोज दैट मेरे पास जूल में एनर्जी है और मेरे से पूछ रहा है कि कितनी यूनिट का बिल आएगा, तो आप इस अमाउंट से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हमारे फॉर्मूलाज कवर हो गए। अब हम चलते हैं अपने, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।